आपको सबका स्वागत फिर से। एंड ऑफ द माई जंक्शन चलेगी आज। जी सबके पास है डॉक्टर अभिषेक, आपके पास है डॉक्टर नीलम, हाँ सर है तो, लेकिन वो क्लिनिक पे रखी है। डॉक्टर मुकुल, डॉक्टर बॉस मैं आज लेके आई हूँ प्याज लहसुन। ओके। मेरे पास तो क्लिनिक पे है, लेकिन हाँ, कोई नहीं थोड़ा सा खींच इंट्रोडक्टरी सही चलेगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं तो ले लूंगा कल। हाँ, इसमें केवल अभी शुरुआत करेंगे तो बहुत शुरुआती बात रहेगी और बहुत अच्छी बात है अमित भाई ने याद दिलाई। तो बेसिकली बड़े सर ने 3 बुक लिखी थी ये, थ्योरी ऑफ सप्रेशन, थ्योरी ऑफ एक्यूट, थ्योरी ऑफ एक्यूट के बाद लिखी द एंड ऑफ माइजम्पशन ऑफ मियाज्म। माइजम्पशन का मतलब है एक भ्रांति, एक अंदाजा, जो एक माइजम्पशन का गूगल पे सर्च मारो, अटकलबाजी, जो एक वो थी ना कंफ्यूजन सा मियाज्म के बारे में, उनका अंत के मियाज्म क्या है, कहाँ से आए, क्या से क्या कहा है निमेन साहब ने, उनका एक तरह से निराकरण। MYASMTION अमित, जी इसका एक मैंने मतलब डाल निकलता है जी। दीपिका है, अभी वो दीपिका नहीं आई। अमित भाई देखना, डॉक्टर अभिषेक गूगल पे। एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ एक मिनट। हाँ, और शांत भी हैं, शांत देखो, एंड सर ऑफ द एंड ऑफ। दूषित हवा और इस तरह से निकल के आ रहा है, विषैली वाष्प, सड़ा गला पदार्थ से निकलने वाली हानिकारक वो गैस, तो मियाज्म है। मियाजमेशन करके आ रहा है। हालांकि हाँ, मैजमेशन लिखा है, मैं तो उसमें वो उसको ले नहीं रहा है। MYASM जी जी। TION, तो कभी खैर पहले कभी पढ़े थे तो ये भाव ऐसे आया था कि बड़े सर ने जो मियाज्म के बारे में जो कंफ्यूजन था बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। उसका अंत किया था इसके, कि भाई असली बिल, बात ये है। और बड़ी अच्छी हाँ बात यहाँ ये है इस बुक की कि मेरा अपना एहसास है, और शायद अमित भाई का, सबका जिन्होंने पढ़ी है उनका भी एहसास रहा होगा कि ये बुक ऐसी है जहां बड़े सर ने ब्रिजिंग कर दी, ब्रिज बना दिया था एलोपैथिक यानी कि एलाइड एलाइड सब्जेक्ट का होम्योपैथी में बिल्कुल क्लियर कट कनेक्शन स्थापित कर दिया था इस बुक के माध्यम से। समझ सर में मतलब आने लगा था कि किस तरह से। अटकलबाजी कह सकते हैं इसका, है जी, अटकलबाजी। अटकलबाजी जो थी इसमें हाँ मियाज तो के बारे में। वही अटकलबाजी है सर, ये बिल्कुल। अटकलबाजी बिल्कुल वही चीज़ है। मतलब जो भी उसमें भ्रांतियाँ थी, जो उसमें जो है अटकलबाजियाँ लगाते थे लोग कि मियाज में क्या हो सकता हाँ, है, कोई दूषित क्या है हवा मतलब। कहता था, फाउली बिल्कुल, अर्थ बिल्कुल, जैसे एनीमैन साहब ने कहा, कोई कुछ बिल्कुल। और कहता था, कोई कुछ कहता था, तो उसका हाँ, हाँ। एक जी, तरह से जी। उन अटकलबाजियों का अंत या अंत कर निराकरण दिया है। वहाँ पे, खत्म कर दिया उस चीज़ को। अब तक एकदम क्लियर कट हो गया कि जी, जी, मियाज़म आखिर बिल्कुल, ये है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं से मैं बताऊं, थोड़ा सा यहीं बात करते हैं। तो जैसे हनीमैन साहब ने 3 मियाज़म बताए थे, सोरा और साइकोसिस और सिफिलिस, वो बताए। सोरा तो अलग था, मदर ऑफ ऑल मियाज्म भी कहा था उन्होंने तो। और जबकि सिफिलिस को और साइकोसिस को टोटल विनेरियल कहा था डॉक्टर अभिषेक हनीमैन साहब ने, जी, जी, विनेरियल मियाज्म कहा था। लेकिन बड़े सर जी, की जो अपडेट थी वो बड़ी खूबसूरत ये निकल के आई कि बड़े सर ने इन तीनों मियाज्म को 3 डिफेंस ऑफ सेल से जोड़ दिया। बिल्कुल। पैथोलॉजी की बुक से एलाइड्स में इन्फ्लामेशन, इंड्यूरेशन और डिस्ट्रक्शन 3 डिफेंस होते हैं किसी भी सेल के, किसी भी कोशिका के। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म के भी 3 डिफेंस हो सकते हैं, या तो उसमें इन्फ्लामेशन या एक्यूमुलेशन, इंड्यूरेशन या फिर डिस्ट्रक्शन। जी, तो यहाँ पे बड़े सर ने विनेरियल को, बल्कि नाम लेने से बचे बड़े सर, और बड़े जी, सर जी, ने 3 डिफेंस ऑफ सेल को 3 मियाज्म ऑफ सेल के रूप से आगे बढ़े, जिससे बहुत अच्छा कनेक्शन मिल गया हम लोगों को एलाइड सब्जेक्ट को के माध्यम से होम्योपैथिक के प्रोसेस को, जो होम्योपैथी में हम देखते हैं कि कैसे बीमारी आगे बढ़ती है। 74 एफोरिज्म को क्लियर कट वो मिल गई डायरेक्शन, जब जब से हम इसको 3 डिफेंस ऑफ सेल के रूप में
लेने लगे। इन्फ्लामेशन, इंड्यूरेशन और डिस्ट्रक्शन को सिफिलिस कहा सर ने, और इंड्यूरेशन एक्यूमुलेशन को साइकोसिस कहा सेल के। और जो शुरुआत में इन्फ्लामेटरी स्टेज रहती है, वहां तक सोरा कहा बड़े सर ने। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा यहाँ इस तरह से एक ब्रिज बना एलाइड सब्जेक्ट का अपने म्याज्म की थ्योरी से, या म्याज्म जो बोलते हैं होम्योपैथी में उनसे। तो यहाँ पहले पेज पे सर ने फोटो छापा, उनके मदर का है। उन्होंने कहा डेडिकेटेड टू माय मदर मिसेस मोहनी विजयाकर। फिर उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। बड़े सर बोलते थे शायद 100 इयर्स से डॉक्टर थे इनकी फैमिली में। हाँ जी 100 ईयर की वो पिछले जर्नी। 100 इयर्स मतलब से तीन डॉक्टर्स चार की पीढ़ियां फैमिली हैं, मतलब है भैया। बिल्कुल 3-4 पीढ़ियों से मतलब इनके परिवार में लोग थे, हाँ, ग्रैंडफादर, फादर। तो बड़े सर का इस लेवल पे होने का श्रेय पिछली बैकग्राउंड को भी बहुत जाता बिल्कुल, है दोस्त। बिल्कुल, बिल्कुल। ये दिखाता कि किसी के पीछे से एक अच्छी मजबूत परंपरा जिस चीज को लेकर के है, और उसमें कंसाइंशियस बच्चा पैदा हो जाए तो उस परंपरा को कितने अच्छे से आगे बढ़ा सकता है। लेकिन बात ये थी कि ये जो फैमिली बैकग्राउंड थी ये एलोपैथी की थी। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल थी एलोपैथी की। अच्छा, सर भी तो पहले एलोपैथी ही शुरू कर दिए थे पहले, हाँ, बड़े बता रहे सर थे। ने उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं, एमबीबीएस जी, में जी, होम्योपैथी में गए। बोलते जी, थे, मन मार के करी। फिर आके जी, पापा जी, के साथ बैठे। फिर हालांकि पापा का उनका रुझान था कि भाई तू जी, जी, यही कर। फिर बताते हैं एक बार किसी मस्से वस्से के लिए कोई दवाई दी, वो बड़े अद्भुत तरीके से ठीक हो गया। तो फिर मेरा झुकाव उधर बढ़ा, फिर ऐसे एक बार आया था। और हाँ बल्कि वो सर की एक छोटी सी बुक आई थी अभी, अभी कौन सी थी अमित पाल, वो जो मैं लेके आया था, वो विरासत, नाम एक नाम कुछ ऐसा ही है, लेगेसी। लेगेसी ऑफ। लेगेसी ऑफ डॉक्टर प्रफुल्ल जाकर। तो उसमें सारा उन्होंने इंट्रोडक्शन दे रखा है डॉक्टर अभिषेक के, कहाँ पढ़ाई करी, कैसे आगे बढ़े, कैसे फ्रेंड बने, कैसे निकल के आए, फिर किस चीज के शौकीन थे, पहली कार कब खरीदी, कौन सी खरीदी, पूरा लेगेसी में उनका बायोग्राफी है बेसिकली वो सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको कभी दिखे तो उसे पढ़ना। तो इसमें इंडेक्स में मैं इंडेक्स के हेडिंग पढ़ देता हूँ, उससे एक समरी पता चल जाती है कि बुक में हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो अबाउट द कवर पेज है ही, फिर अबाउट द ऑथर बताएंगे, एक्नॉलेजमेंट, प्रीफेस बताएंगे। और इसके ना पार्ट 1 पार्ट 2 में ये बुक है। पार्ट 1 में है मटेरियल बॉडी, द सेल एंड म्याजम्स। पार्ट 2 में है द माइंड, सेल एंड म्याजम। मटेरियल बॉडी द सेल और म्याजम के साथ समझाई जाएगी, और दूसरे पार्ट में द माइंड को सेल और म्याजम के रूप में जोड़ेंगे सर। इसमें भाव आ रहा है, जब हम पढ़ते थे ना, माइंड ऑफ द बॉडी, माइंड ऑफ द, सॉरी, म्याजम ऑफ बॉडी, म्याजम एट द माइंड, पढ़ते थे ना डॉक्टर अमित पाल। जी जी। सोरा ऑफ बॉडी, सोरा ऑफ माइंड, साइकोसिस ऑफ बॉडी, साइकोसिस ऑफ माइंड। तो दोनों प्लेन पे अलग दो पार्ट्स में बड़े सर बड़े अच्छे से जोड़ेंगे बातों को। फर्स्ट पार्ट में बात पहले चैप्टर में मिलेगा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, सर बता रहे हैं हेडिंग में। हैनीमैन्स एक्सपीरियंस मिलेंगे, लर्निंग फ्रॉम हैनीमैन्स एक्सपीरियंस क्या रही, हैनीमैन्स डिलेमा 1816 टू 1828 क्या रहा, किस भ्रम में रहे हैनीमैन साहब, वो क्लियर कर रहे हैं। द प्री सोरा डेज, सोरा से पहले, म्याज्म की थ्योरी से पहले के जो दिन हुआ करते थे वो किस तरह के हुआ करते थे वो बताएंगे। कंक्लूजन ऑफ प्री सोरा डेज, प्री सोरा डेज का कैसे कंक्लूजन हुए, कंक्लूड हुआ, वो चैप्टर 1 में ये हेडिंग है। चैप्टर 2 में बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ बॉडी एंड पैथोलॉजी, बॉडी को और पैथोलॉजी को पढ़ने का महत्व क्या है हमारे लिए, वो उस पर बात चलेगी। तीसरे चैप्टर में बताएंगे द मेटेरियलिस्टिक बॉडी टू द
इमेटेरियलिस्टिक माइंड। क्या कनेक्शन है एक तरह से मेटेरियलिस्टिक बॉडी का इमेटेरियलिस्टिक माइंड से? इसमें हेडिंग होंगे सेल एज इट्स फंक्शन, फर्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द सेल, सेकंड बेसिक फंक्शन ऑफ द सेल, थर्ड बेसिक फंक्शन ऑफ द सेल, डिजीज स्टार्ट इन द सेल। ये कैसे कैसे होंगे सब हेडिंग में। और ये सेल की जगह फिर आप इंडिविजुअल मान लेना, फर्स्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, सेकंड। तो सेल रिप्रेजेंट करती है यूनिट ऑफ द बॉडी को, डॉक्टर अभिषेक। तो जो सेल में घटनाक्रम हो रहा है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। यदि सेल के अंदर इन्फ्लामेशन है तो पूरे ऑर्गेनिज्म में सो रहा है। अगर सेल में एक्यूमुलेशन होने लगा तो बंदा साइकोटिक है। अगर सेल में कहीं डिस्ट्रक्शन आ रहा है सेलुलर टिश्यू लेवल पे, सेल से आगे, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, क्यों जी? बिल्कुल। तो एक सेल में होने वाली हर एक एक्टिविटी से एक इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो ऐसे समझ में आएगा थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर है डिजीज आर डिफेंस मैकेनिज्म। डिजीज जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म है, और कैसे हैं ये बताएंगे बड़े सर इस चैप्टर में। जी। मलिक सर क्या बोलते हैं? डिजीज आर फ्रेंड, क्या बोल रहे थे अमित पाल कैंप में? ऑफ गॉड के कुछ गॉड गिफ्ट ऐसा कुछ नाम दिया था हाँ, पीछे उन्होंने। डिजीज जो है वो एक तरह से इंसान के हित के लिए बताए गए हैं। हित के इन द सेंस कि डिजीज का मतलब है डिफेंस चल रहा बॉडी में। अगर हम डिजीज को डिफेंस मानेंगे तो डिफेंस हमारे लिए अच्छा है खराब है अभिषेक? सर बहुत बढ़िया है। तो इसलिए डिजीज को एक गुड एस्पेक्ट में रख दिया गया इस अंडरस्टैंडिंग के तहत। जबकि कहेंगे यार हम डिजीज हैं, तुम कह रहे हो ये बढ़िया चीज है। तो यह बड़ा अच्छा सा समझ में आएगा। फिफ्थ चैप्टर है फर्स्ट पार्ट का, जिसमें कहेंगे इन द मटेरियल बॉडी द सेल डिफेंड्स व्हाट कैन इंजर ए सेल। मटेरियल बॉडी में सेल किस तरह से डिफेंड करती है, और क्या वो चीजें होती हैं जो सेल को इंजरी पहुंचाते हैं। पांचवें चैप्टर में बताएंगे ये। छठे चैप्टर में बताएंगे सेल डिफेंसेस एट वर्क। सेल किस तरह से डिफेंस के वर्क पे रहती है। सेवन चैप्टर में डिजीज विसेविस म्याजम। डिफेंस किस तरह से म्याजम होता है। सोरिक म्याजम कौन सा डिफेंस, साइकोटिक म्याजम कौन सा डिफेंस, सिफिलिटिक म्याजम कौन सा डिफेंस, ये 7 चैप्टर में होगा। 8th चैप्टर में बताएंगे सेल हैज ओनली 3 डिफेंसेस। 9th चैप्टर है एक्यूट सोरा क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे सर। 10th चैप्टर में फिजिकल डिजीज ऑफ सोरा, फिजिकल डिजीज सोरा के, तो इसका मतलब मेंटल डिजीज भी होंगे आगे। बिल्कुल। 11th चैप्टर में बताएंगे फिजिकल डिजीज ऑफ साइकोसिस, यानी कि साइकोसिस एक्सेस डिजीज क्या होते हैं, साइकोसिस लेस के डिजीज कौन से होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द साइकोसिस क्या होती है। चैप्टर 12 में बताएंगे फिजिकल डिजीज ऑफ सिफिलिस, यानी कि नेक्रोसिस, एपोलाइसिस। 13 चैप्टर में म्याजम ब्रैकेट में डिफेंस एंड जेनेटिक का क्या रिलेशन है। जेनेटिक्स और म्याजम आपस में कैसे जुड़े होते हैं वो बताएंगे। इसमें हेडिंग है फिजिकल स्ट्रक्चर इज डिफेंस ओरिएंटेड एंड डिपेंड्स ऑन जेनेटिक कोड। किसी भी बंदे की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, कौन कैसा बना है, किसकी नाक, किसका शरीर कैसा बना है, ये जो डिफेंस ओरिएंटेड, ये डिफेंस ओरिएंटेड है। और ये जेनेटिक कोड डिसाइड करता है कि किसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है डिफेंस ओरिएंटेड नजरिए से। मेंटल स्ट्रक्चर इज डिफेंस ओरिएंटेड एंड डिपेंड्स ऑन जेनेटिक कोड। इस पे बात करेंगे किसी के मेंटल स्ट्रक्चर क्या है, वो भी उसका डिफेंस है। हर बंदा अपने डिफेंस के तहत ही हरकत करता है, चाहे वो अच्छी लगे हमें, चाहे खराब लगे। कोई क्राइम क्यों कर रहा है वो भी उसका डिफेंस है। कोई साधु बन रहा है वो उसका अपना पर्टिकुलर डिफेंस है, और जेनेटिक कोड से आ रहा है वो। नेक्स्ट हेडिंग इसमें रहेगा चैप्टर 13 में
the very existence of man is defense oriented. अगर इंसान का कोई अस्तित्व है तो ये डिफेंस ओरिएंटेड है, अगर डिफेंस नहीं रहा तो इंसान भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। क्यों जी? डिफेंस ही तो है बिल्कुल जो हमें हमारे अस्तित्व को बचाए रख रहा है। बिल्कुल। चैप्टर 14 में बताएंगे मियाज़मेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं। मियाज़मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहेंगे हम, सामने बंदे को। साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे फीचर्स आएंगे, क्या क्या चीजें जोड़ेंगे जो साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। सिम्प्लिटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसको रखेंगे हम सिम्प्लिटिक कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में। तो इस तरह से बड़े सर ने पार्ट 1 में मेटेरियल बॉडी को सेल एंड मियाज़म को फर्स्ट पार्ट में डिक्टेट करा, बताया। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें द माइंड, सेल एंड मियाज़म की बात करेंगे, जिसमें 15वां चैप्टर होगा इसका पहला। इसमें कह रहे हैं एंटरिंग द माइंड ऑफ द सेल। एंटरिंग द माइंड ऑफ, एक एंट्री है किस तरह से माइंड ऑफ द सेल के को हम एंटर करेंगे, समझेंगे। यानी कि माइंड ऑफ द सेल इज इन द जीन्स। बड़े सर ने यहाँ बताया कि जो किसी भी सेल का माइंड है वो उसके जीन्स में है। यह छोटा सा बहुत सम्मान के साथ विद ड्यू रेस्पेक्ट नतमस्तक होते हुए एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जब ब्रूस लिप्टन आए, अमित पाल भाई आप तो जानते हो, डॉक्टर अभिषेक, ब्रूस लिप्टन की बायोलॉजी एंड बिलीफ जब आई थ्योरी, तो ब्रूस लिप्टन साहब बोलते हैं कि माइंड ऑफ द सेल जो है वो जीन्स की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक जी सर जी। कौन सा रही है, ब्रूस लिप्टन कौन है? ब्रूस लिप्टन अमेरिकन हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, इनकी बहुत जरूरी है सुनना आप। बायोलॉजी एंड बिलीफ नाम की बुक है, एपिजेनेटिक्स दी है इन्होंने। अच्छा अच्छा। और भाई किसी भी सेल का अगर माइंड की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करती है बाहर से कौन सा स्टिमुलस अंदर लेना है और कौन सा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से नहीं लेना है। बिल्कुल। और जब वो स्टिमुलस अंदर चला जाता है तो वो अंदर जो इसकी जेनेटिक मशीनरी है न्यूक्लियस के अंदर सेल की, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेसिकली अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल डिमांड। अगर बाहर से डिमांड आ रही है डोपामिन की तो आपके जीन्स डोपामिन सिक्रिएट करेंगे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में। अगर बाहर का एटमॉस्फेयर दुखी भरा है डॉक्टर अमित पाल भाई, तो वहां से सिग्नल गया है और जिसके प्रति जेनेटिक मशीनरी आपका सेरोटोनिन सिक्रेट करेगी दुख के लिए। बिल्कुल। तो माइंड कहाँ है, कौन डिसाइड कर रहा है कि क्या बनाना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर है वही तो डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अंदर अंदर जो बना रही है अकॉर्डिंगली, तो वो क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो बेसिकली जो जीन्स हैं जो सेल ऑफ द माइंड के रूप में हम जानते थे, ब्रूस लिप्टन साहब ने उसको तो जेनेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बता दिया। अभिषेक भाई बात क्लियर हो रही है? जी जी क्वेरी जी तो जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो ये ब्रूस लिप्टन जरूर सुन लें, हम नेट पे पड़ी है गूगल पे। अच्छा अच्छा। 1-1.25 घंटे की है भाई, मजा आ जाएगा। हम और अमित पाल को बड़े सर नहीं बल्कि बड़े सर ही लाए थे, हम इंट्रोड्यूस कराया था किसी क्लास में। हैं जी? ओके। तो हालांकि यहाँ इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से किसी सेल का माइंड जीन्स होते हैं। हम इनको ऐसे ही पढ़ेंगे बड़े सर की लाइट में, और फिर प्लस हो जाएगा हमारा ब्रूस लिप्टन का वो लेक्चर, क्लियर कट हो जाएगी बात। 15वें चैप्टर में बताएंगे इसको। सेल ऑफ माइंड ऑफ द सेल इज इन द जीन्स। चैप्टर 16 में कह रहे हैं सोरिक मेंटल्स क्या होंगे, मेंटल सोराइट मेंटल प्लेन। 17वां है साइकोटिक मेंटल्स क्या माने जाते हैं, साइकोसिस एक्सिस के रूप में। साइकोसिस प्रेसिपिटेटेड इन यंग चिल्ड्रन कैसे होता है, बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स के थ्रू कैसे साइकोसिस आती है बच्चों में, डॉक्टर अभिषेक इस बारे में बताएंगे। सर
साइकोसिस लेस क्या होता है अमित भाई, इसको बताएंगे। दीपशिका है लाइन पे? दीपशिका का वैसे तो है लेकिन बिजी है शायद कहीं। चैप्टर 18 में सिफिलिटिक मेंटल्स बताएंगे अमितपाल भाई। चैप्टर 19 में मियाज्म गुड और बैड कैसे होते हैं इस बारे में बताएंगे। चैप्टर 20 में बताएंगे बर्थ मियाज्म यानी कि मिक्स मियाज्म्स। बर्थ मियाज्म और इसमें हेडिंग मिलेगा मिक्स मियाज्म्स क्या होता है। चैप्टर 21 है जिसमें एडिशनल मियाज्म्स क्या होते हैं। एडिशनल मियाज्म्स भी हैं। एडिशनल मियाज्म्स के बारे में बड़े सर ने और हनीमैन साहब ने वहां बताया एक तरह से, जो फेमाइन, ड्रॉट, जो इनंडेशंस, जहां बाढ़ आ जाती है, जहां सूखा अकाल पड़ता है, वहां भी एक मियाज्म की तरह ही एडिशनल में होता है वो। तो कुछ ऐसा इसी तरह से सर ने भी कहा कि एडिशनल मियाज्म हम और किन किन को मानेंगे। तो हालांकि हो सकता है अलग विचार हो, लेकिन थॉट वही आ रहा है जो उस एफोरिज्म में है अमितपाल, है ना भाई? जी वो 70 उसमें है, 3-4 में अब। अच्छा, फिर आता है चैप्टर 22। चैप्टर 22 में कह रहे हैं बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ ऑल 3 मियाजम्स। तीनों मियाजम के अपने अपने तरीके से कैसे व्यवहार करेंगे डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अमित भाई। बिल्कुल। चैप्टर 23 में ट्राई मियाजमेटिक मेट्रिया मेडिका, ट्राई मियाजमेटिक सल्फर, ट्राई मियाजमेटिक एपिस, ट्राई मियाजमेटिक ओपियम। बड़े सर ने बहुत अच्छा क्लियर करा था हमें अमितपाल भाई, आपको याद आ जाएगा। बड़े सर से ही हमें ये पता चला था अभिषेक भाई कि हर मेडिसिन में तीनों मियाजम होते हैं। और हम बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि जो जो फास्फोरस का जो सिफिलिस है, हम सोचते हैं ये गलत लिखा है इस दवाई के बारे में। हम फास्फोरस के सोरा को बहुत ज्यादा जानते हैं, किसी मेडिसिन के हम साइकोसिस को बहुत ज्यादा जानते हैं, किसी मेडिसिन के हम सिफिलिस को बहुत ज्यादा जानते हैं। तो हमारे दिमाग में एक अजीब सी पिक्चर बन जाती है कि ये तो सोरिक मेडिसिन है, ये तो सिफिलिटिक मेडिसिन है, ये साइको, हम कहते हैं थूजा तो साइकोटिक ही होगा। अगर स्नेक है लेकेसिस है, ये तो सिफिलिस ही होगा। फास्फोरस तो बहुत ही प्यार करने वाला ही मिलेगा। हम ऐसे अटक जाते हैं, ये अटकन तोड़नी है हमें डॉक्टर अभिषेक। जी जी। जब फास्फोरस सोरा में होता है तो बहुत ही मैग्नेटाइज, डिजायर फॉर, बहुत ही चीयरफुल, बबली। लेकिन वही फास्फोरस जब सिफिलिस में चला जाता है तो वही मिजेंथ्रोपी में पहुंच जाता है, एवर्जन टू चिल्ड्रन में पहुंच जाता है। तो बड़े सर ने इतना जबरदस्त ये खोला हम लोगों के सामने, सारे होम्योपैथ्स के हर मेडिसिन में 3 मियाजम होते हैं। आपके सामने कौन से मियाजम में आ रहा मरीज, सल्फर का, एपिस का, ओपियम का, फास्फोरस का, XYZ, किसी भी मेडिसिन का, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है जी। जी जी। नेक्स्ट चैप्टर है 24 में कह रहे रेमेडीज एंड देयर मियाजम। रेमेडीज और उनमें उनके मियाजम के बारे में कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ, बस हम बता रहे थे कि हम लोग जब वही ट्राई मियाजमेटिक पिक्चर शुरू में जब भैया लोग पढ़ाते थे हाँ कैंप्स वगैरह में, तो हमेशा ये चीज मिलती थी कि जिस चीज में मेडिसिन में हम जिस पिक्चर को पढ़ते हैं कि ये है, वही उसी में एक्सट्रीम नहीं है में भी मिलती थी। अभी इस बार जैसे पोल्स अपार्ट वाली जो सिचुएशन होती है, हाँ अभी इस SCPH प्लस में अमरीश सर ये बता रहे थे कि जैसे माइलिन शीथ का लेकर के एक केस था, उसमें बता रहे थे कि अगर उसका काम कंडक्शन और कम्युनिकेशन है, तो हम इस चीज को अगर ऐसे देखते हैं कि ये काम करती है, तो ये भी देखो कि ये नहीं करेगी, तो मतलब दोनों तरीके से देखना है उसको। हाँ। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बस? मैंने कल एक बहुत छोटी सी वो बहुत यहाँ चूंकि मिल रही है बात, तो मैं इसलिए बात रख रहा हूँ। जी कल जी कल अभिषेक भाई या डॉक्टर श्रेय कुछ सुबह बात कर रहे थे कल, जी। तो प्रभु की कृपा ये रही कि वही बातें सामने आ जाती हैं जब हम जिस एनर्जी में जी रहे होते हैं। हाँ जी। तो कल एक बात आई कि मारक क्षमता ही तारक क्षमता हो सकती है।
बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो जो ये जो चीज़ जिस चीज़ आपने को बात क्रिएट कही है करती ना, है, जो जितना गुड है उतना वो उतना ही बाद बैड में भी है, हो जाएगा। सकता है वो। हाँ, तो ये है पोलैरिटी, बाइपोलर। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। जो जितना दम्भी है वो पीछे उतना ही कवर्ड हो सकता है। हुँ। जो जितना लविंग हो सकता है वो उतना ही हेट में जा सकता है। हुँ, दो पोल्स हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। एक बार चर्चा हुई थी हमारी, आपकी दीप्ति का याद आ जाए, प्लेटिना बाद में पल्सेटिला बन जाती है। जी, 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 जी। जी। दोनों छोर पे जाओ, और कैलकेरिया बेलाडोना बन जाती है, बेलाडोना कैलकेरिया बन जाती है, कैलकेरिया स्ट्रामोनियम बन जाती है, स्ट्रामोनियम कैलकेरिया में आ जाती है। जी। बेसिकली इसको बड़े सर ने जब समझाया था, हालांकि कभी सामने आएगा तो उसे बहुत अच्छे से यहाँ चर्चा करेंगे, वो हाँ, मैं फिर से उसे कलेक्ट करूंगा। हमारी जो राशियां होती हैं, राशि हाँ। जैसे एयर फायर में जाएगा, अर्थ वाटर में जाएगा, कुछ ऐसे था एक्यूट में। यहां भी ले गए थे हुँ। सर इस डिस्कशन को। तो बेसिकली बाइपोलर हैं चीजें, सिक्के के दो पहलू हैं, जो अमरीश सर आपसे बता रहे थे कि जी। जो एक 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 रूप है, उसका हुँ, अपोजिट रूप, सिक्के के दो पहलू। देखो इस वो भी यूनिवर्स उसमें मिलेगा। में जो एग्जिस्टेंस है वो हुँ, उसी का है, मेटेरियलिस्टिक, जिसके दो पहलू हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर दो पहलू किसी चीज के नहीं है तो वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की एंटिटी नहीं है, वो हुँ, डिवाइन है। हुँ। तो ऐसे जी। अपना एक बुक है, पावर ऑफ द नाउ, या लुइस हुँ, है की, उन्होंने जी। बताया था कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी दो 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 एस्पेक्ट नहीं है, वो एक हुँ, एक तरफा है। उनमें एक तो लव था, हुँ। लव के दो पहलू नहीं हो सकते। ये जो लव हेट हम बोलते हैं ना दीपशिखा, जी, जी, ये जी। लव नहीं है, ये आसक्ति है। हुँ, जो दुनिया में है, आसक्ति विरक्ति हो सकती है, लेकिन लव केवल प्रभु प्रेम तो प्रेम होता है। ऐसे दो तीन चीजें हैं उसमें, मुझे याद आ रहा है। तो इनके दो हुँ, सिक्के नहीं है। अदरवाइज दिन रात, अ, हुँ, आसक्ति विरक्ति, अच्छा बुरा। हुँ। तो इसी तरह से हर मेडिसिन के जो करेक्टरिस्टिक हैं, उन करेक्टरिस्टिक का जस्ट अपोजिट भी उसमें उतना ही प्रभावी मिलेगा। जी, बस। ये बहुत अच्छा उन्होंने बताया, और इससे बहुत क्लैरिटी आएगी। अच्छा, मैं हाँ, आपको एक बात बताऊं, जब मैं कंफ्यूजन में हुआ करता था, तो मैं जी। पोएट्री जब पढ़ता था, तो जब मैं ये देखता था ना कि ये इस रूब्रिक में भी पढ़ी है, और हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल अपोजिट वाला रूब्रिक आता था तो मैं उसे निशान लगा लेता था कि ये मिस्टेक है। पता आपको मेरी हो, जी। तो ये गलत लिखा शायद इसमें रिपर्टरी में। तो जायसवाल सर भी ऐसे ही कराते थे। आप अफेक्शनेट में दिखी वो, तो फिर उधर कहते जरा पीछे दूसरे उसमें भी देखो, हाँ मेलिशियस है उसमें, उसमें भी देखो है। हाँ और हम देखते थे बोले हाँ ये इसमें कैसे, तो हम सब पूछते थे हम उनसे भी, सर ये वाला गलत है कि दूसरा वाला गलत है। हाँ, हम उसे गलत मानते थे। अब हमें समझ में आया कि वो मियाज़म का हाँ। एक्सप्रेशन है उसका। सर ये हम्म, उस पर भी हो सकता है ना कि एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशन तो उसका ऐसा ही है, लेकिन क्रॉनिक में वो ऐसी चलती है, पर एक्यूट में वो अलग फेज देगी, जैसे हाँ, कि यही मिलेगा। एक्यूट में वो शिफ्ट कर जाती है। और ये जो शिफ्ट कर शिफ्टिंग जाती है, है। ये शिफ्टिंग 3 पैटर्न पे होती है। सोरा का शिफ्टिंग साइकोसिस में, या सोरा का सिफिलिस में। तो ये जो शिफ्टिंग है, यही ट्राइमियाज्मेटिक पिक्चर है दोस्त। हम इसे शिफ्टिंग जी। को नहीं समझते थे, कि हम सोचते थे अगर इग्निशिया बहुत अच्छी है तो बहुत ही अच्छी है, फास्फोरस बहुत अच्छी है तो बहुत ही अच्छी है। अगर लैकेसिस बुरा है, सांप, हमने सांप समझ लिया। जबकि हमने हम्म। कंसाइंसियस स्नेक देखो, डॉक्टर अमित पाल, लैकेसिस में भी है, एंजाइटी कंसाइंस नाजा में भी है ना भाई। हम्म। तो हमारा ये भ्रम टूटने वाला है जब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे चैप्टर 25 में म्याज़म म्याज़म इन ड्रीम्स, म्याज़म इन ड्रीम्स को सर ने डिस्कस करा है, और उधर हमारा शायद फुटनोट नंबर 10 है, जहां म्याज़म के बारे में बात करी ऑर्गेनन में। 10 है 12 है बेटा, देख लेते हैं। वार्निंग ड्रीम्स जो बोला था, 11 पर यही नोट बात कर में, तो यही देख लेते हैं। ये वार्निंग ड्रीम्स 10वां फुटनोट है।
ऐसे ही मियाज़म में ड्रीम्स में मियाज़म को कैसे डिसाइड करेंगे वो 25वें चैप्टर में है। 26 में है एजिंग। एजिंग क्या होती है? एजिंग है 26 चैप्टर 27 में मियाज़म एंड हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का क्या आपस में रिलेशन है। ये वही है जहां रिवर्सल ऑफ मियाज़म भी होना जरूरी है। मियाज़म को हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में कैसे जोड़ा सर ने ये दिया 27 में। 28 में दिया कीपिंग अप रूब्रिक विद द हेल्प ऑफ मियाज़म। मियाज़म की हेल्प से रूब्रिक को कैसे उठाएंगे। प्रीति की शायद डिस्टर्बेंस हो रहा है। डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज जी की तरफ से है ये। प्रतीति। हाँ, हाँ, हो गया जी बॉस। फिर 28 चैप्टर में जाके हमें पता चलेगा कि सोरिक रूब्रिक्स कैसे उठाएंगे मियाज़म की मदद से। साइकोटिक रूब्रिक, सिफिलिस रूब्रिक कैसे उठाएंगे यूजिंग मियाज़म इन एनालिसिस एंड प्रेस्क्राइबिंग केस भी बता रहे हैं सर कि किस तरह से मियाज़म को यूज करेंगे किसी के एनालिसिस में और किसी केस में प्रेस्क्राइब करने के लिए। चैप्टर 29 में बड़े सर ने बताया मियाज़म रिफ्लेक्शंस इन डिजीज में किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं मियाज़म। चैप्टर 30 में ब्रेन डोमिनेंस, राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड ब्रेन डोमिनेंस कैसे होता है किसी किसी में, उनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक बताई जाएगी। चैप्टर 31 में जेनेटिक्स ऑफ साइकोसिस क्या होती है। चैप्टर 32 में जेनेटिक्स ऑफ कैंसर, जेनेटिक ऑफ कैंसर बताएंगे। चैप्टर 33 में सम प्रैक्टिकल हिंट्स दिए सर ने, और भाई बाद में कंक्लूजन, और फिर एक बिब्लियोग्राफी बुक्स के बारे में थोड़ा बताएंगे। मियाज़मेटिक चार्ट ऑफ सप्रेशन सर ने दिया लास्ट में, और कलर एटलस भी दी है, कलर फोटो दिए किस तरह से डिसऑर्डर आगे बढ़ते हैं सेल में, कैसे डिफेंस करती है कैसे, और वो भी दिए हैं आपके सोरा का, फिर कलर पिक्चर दिए। तो इस तरह से हमारी बुक पूरी होएगी। अपने आप में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है सर की तरफ से, बहुत ही अच्छी बुक है। तो इसको लेकर के हम फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या बोलते हैं इस बुक के बारे में। चैप्टर पेज नंबर 8 पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि दिस इज द ट्रू जॉय इन लाइफ, द बीइंग यूज्ड फॉर ए पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय योरसेल्फ एज ए माइटी वन, द बीइंग ऑफ ए फोर्स ऑफ नेचर इंस्टेड of a feverish, selfish little cold of ailments and grievances, complaining that the world will not devote itself to making you happy. Quotations हैं बहुत अच्छी। This is the true joy in life, जीवन का जो सच ट्रू जॉय है जीवन में होना है, द बीइंग यूज्ड for a purpose recognized by yourself as a mighty one, जो माइटी वन जो प्रभु ने एक तरह से रिकॉग्नाइज करा दिया है, उस पर्पज आपके लिए, उसको जान करके उसकी तरफ बढ़ना, एक तरह से वो ट्रू जो है लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है इसमें। अगर कोई मीनिंग दूसरा निकले बताना भाई। द बीइंग ऑफ ए फोर्स ऑफ नेचर इंस्टेड ऑफ ए फ्यूरिश सेल्फिश लिटिल कोल्ड ऑफ एलिमेंट्स एंड ग्रीवेंसेस, आप एक फोर्स ऑफ नेचर बनिए बजाय इसके of a feverish, selfish little cold of ailments and grievances, complaining that the world is not devote itself to making you happy. भाव थोड़ा सा यहाँ ये आ रहा है कि आप नेचर का फोर्स बनिए पॉजिटिवली, और भाई आपको दुनिया तो हैप्पी कर नहीं सकती, आपको खुद ही आप एक तरह से फीवरिश, सेल्फिश लिटिल कोल्ड ऑफ एलिमेंट्स, ग्रीवेंसेस से बाहर रहते हुए complaining that the world will not devote itself to making you happy. भाव ये है कि ये दुनिया आपको खुश करने के लिए डिवोट नहीं होगी,
आपको स्वयं ही नेचर का फोर्स बनना होगा, बजाय किसके, बीमारियों से बाहर रह करके। और जो माइटी वन ने आपको जो पर्पज वो दिया है, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए आगे बढ़िए। यही ट्रू जॉय इन लाइफ है। लबोलवाब ये लग रहा है मुझे इसका। आगे कह रहे हैं कि आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट माई लाइफ बिलोंग्स टू द होल कम्युनिटी एंड एज लॉन्ग एज आई लिव it is my privilege to do for them whatever I can. I am of the opinion that my life belongs to the whole community. मेरा ये ओपिनियन होना चाहिए, या मुझे ये समझना चाहिए कि मेरा जीवन जो है होल कम्युनिटी के से बिलोंग करता है, और जब तक मैं जीऊंगा ये मेरा सौभाग्य होना चाहिए कि मैं जो कर सकता हूं मैं करूं कम्युनिटी के लिए। जो हैनीमैन साहब ने कहा था ना कि मैं व्यर्थ ही नहीं जिया, हाँ जी बॉस। मेरा जीवन सफल रहा, कुछ ऐसे भाव हैं। आगे कह रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड साहब, आई वांट टू बी थोरोली यूज्ड अप व्हेन आई डाई। क्या बात है। फॉर द हार्डर आई वर्क द मोर लिव। मैं मरने से पहले चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से यूज हो जाऊं, मैं अपने आप को पूरी तरह से यूज कर लूं, मरने से पहले काम आ जाऊं मैं दुनिया के। और जितना ज्यादा मैं काम हार्ड वर्क करूंगा, करें फॉर द हार्डर आई वर्क द मोर आई लिव। जितना मैं फॉर द हार्डर आई वर्क द मोर आई लिव, जितना मैं हार्डर यानी कि जितना मैं काम करूंगा, जितना मैं आगे अपने आप को यूज करूंगा, उतना समझ लो मैं जी रहा हूं, उतना मैं जीवंत हूं। बड़े सर बोलते थे लाइफ इज लाइफ इज क्या है दीपशिका, वो स्ट्रगल, इफ यू लिव डू स्ट्रगल करके कुछ था। जीवन एक संघर्ष है, अगर जीना है तो संघर्ष करो, ये भाव था उसका। जीवन एक संघर्ष है, यदि जीना चाहते हो तो संघर्ष करो, ये भाव इनके हैं। यहाँ लाइफ इज अ स्ट्रगल, इफ यू वांट टू लिव इट फाइट इट, ऐसा कुछ। हाँ, डू स्ट्रगल, डू स्ट्रगल। हाँ, तो जीवन एक संघर्ष है। मुझे हिंदी में अच्छा सा लग रहा है जो वर्ड है ये, जीवन एक संघर्ष है, यदि जीना चाहते हो तो संघर्ष करो। कह रहे हैं आगे, आई रिजॉइस इन लाइफ फॉर इट्स ओन सेक। लाइफ इज नो ब्रीफ कैंडल टू मी, इट इज ए शॉर्ट ऑफ स्प्लेंडेड टॉर्च which I have got hold of for the moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handling it on to future generation. कितने पॉजिटिव वर्ड हैं। कह रहे हैं कि I rejoice in life for its own sake. Life is एक लाइफ जो है, लाइफ इज नो ब्रीफ कैंडल टू मी। एक लाइफ मेरे लिए छोटी सी कोई मोमबत्ती जलती हुई कैंडल नहीं है। इट इज ए शॉर्ट ऑफ स्प्लेंडेड टॉर्च, ये एक बहुत चमकीली एक टॉर्च है लाइफ मेरे लिए। विच आई हैव गॉट होल्ड ऑफ फॉर द मोमेंट, जो मेरे को क्षण किसी मोमेंट के लिए मिली है, कुछ क्षणों के लिए मिली है। एंड आई वॉन्ट टू मेक इट बर्न एज ब्राइटली एज पॉसिबल, और मैं चाहता हूं इसको जितनी ब्राइटली ये चमक सकती है, जल सकती है, उतना संभव होता है उतना इसको ब्राइटली बर्न करूं। इससे पहले फ्यूचर जनरेशन को सौंपने से पहले, मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को हैंडलिंग करने से पहले मैं अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा चमकाते हुए यूज करना चाहता हूं, इसको चमक देना चाहता हूं। फ्यूचर जनरेशन बोले तो अपनी आने वाली पीढ़ी को देने से पहले, जैसे हैनीमैन साहब ने अपने आप को पूरी तरह से बर्न करके ब्राइटली लाइफ को जी करके, और ये हमारे हाथों में सौंप दिया होम्योपैथी साइंस। तो बेसिकली यहीं रुकेंगे, बहुत अच्छा सा भाव यहाँ लेके रुकेंगे आज जॉर्ज बर्नार्ड साहब का। किसी का कोई पॉइंट है, कोई क्वेरी है किसी की?
जी बॉस। जी। बॉस मैं अब तक मैंने जितनी भी क्लास की उस सबसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं बेटे का टाइम है तो बोल नहीं पा मतलब पूछ नहीं पाती थी, तो आज मेरे पास टाइम है तो इसलिए मैं पूछ पा रही हूँ। बॉस वो जो एक क्लास थी उसमें फुल फ्लेजेड मियाजमेशन के लिए जो बताया गया था जिसमें हाइपोटेंस यूज करते हैं, तो बॉस जो पूरी बॉडी में नहीं लोगों के लाइपोमा हो जाते हैं, कई बार वो फाइब्रोस टाइट होते हैं, कई बार लाइपोमा फैट के होते हैं, तो क्या बॉस उसको फुल फ्लेजेड साइकोसिस ही माना जाएगा ना, फुल फ्लेजेड मियाजम माना जाएगा ना बॉस? नहीं, फुल फ्लैश्ड मियाज्म जो बताया गया है हैनीमैन साहब की तरफ से, वो बताया गया है जो स्किन पे आ गए हैं, एक्सटर्नल पार्ट अच्छा तो पर जो पूरी फुल फ्लैश, जैसे फिगवार्ड्स हैं, जैसे शंका हाँ है, समझ रहे हैं ना, एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी पार्ट है बेटा उसमें, लाइपोमा नहीं। लाइपोमा। हाँ, वो इनर इनर साइकोटिक ग्रोथ नहीं है उसमें, फुल फ्लैश्ड की कैटेगरी में फुल फ्लैश्ड उनका भाव था हैनीमैन साहब का, जब स्किन पे मतलब आ जो जाए। एपिडर्मिस में आ गया है ना बॉस? हाँ, एक्सटर्नल स्किन पे आ जाए। अच्छा हाँ स्किन पे एपिडर्मिस में। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका है। जो इनर साइकोसिस है, इनर ग्रोथ है, उसको फुल फ्लैश्ड साइकोसिस ना माने। वहां हैनीमैन साहब का वन एंड ओनली भाव था जो एक्सटर्नल बॉडी पर, एक्सटीरियर पार्ट पे जब आ जाते हैं, फ्लरिश्ड हो जाते हैं जो, है ना। अच्छा हाँ, वहां कहा है कि वहां वहां जो है शुरुआत करिए हायर डायनेमाइजेशन से, और जब तक देते जाइए डोज को, जब तक वो वहां से चला ना जाए स्किन पे से बाहर से, और उसका जाना ही इस बात को तय करेगा कि बंदा क्योर हो रहा है उस केस में। उस केस में पर्टिकुलर इसमें गलती होने के बहुत चांस है, कहीं पूरे केस को, क्रॉनिक को, या ये खास करके एक्यूट की तरफ थोड़ा सा और ज्यादा भाव है। जब तक सैंकर आ गया उसे छेड़ा नहीं, जब तक अभी आया है साइकोसिस जस्ट विनेरियल, उसको छेड़ा नहीं, काटा नहीं, छाटा नहीं, तब का है वो। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से हमें खतरे में डालेंगे, तो कई बार हम उन चीजों को थोड़ा सा जब तक ना करें, जब तक हम पूरे उनको कमांड ना हो जाए। तो वहां भी ठीक है, एनिमैन साहब ने बताया है, लेकिन हम उस लायक हो जाएं, नहीं तो हम लाइपोमा को मान के या इनर ग्रोथ को मान के फिर हम वहां वो गड़बड़ ना कर दें बस। तो बॉस जैसे पूरी बॉडी में जैसे न्यूरोफाइब्रोमा होते हैं, एक वो होता है, और जैसे कई बार जैसे सिंगल सिंगल में तो मुझे रिजल्ट मिल चुका है, जैसे नेक में है या कहीं एक और हेड का लाइपोमा, इनमें रिजल्ट मिल चुका है, लेकिन जब लोग पूरी बॉडी में लेके आते हैं तो उसमें क्या पोटेंसी यूज नेक करनी चाहिए नेक बॉस? का लाइपोमा में कैसे मिला रिजल्ट आपको? हेड के लाइपोमा में मैं ये जानना चाहूंगा, अब क्या अप्रोच थी आपकी? बॉस एक्चुअली हेड के लाइपोमा में उसमें वो थायराइड का केस लेके आई थी बॉस वो, हाँ तो थायराइड ठीक हो रहा था, तो थायराइड ठीक होने लगा तो मैंने बोला वो ठीक होने लगेगा। फिर जब मैं हाई पोटेंसी में गई धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए, तो फिर उसमें मतलब पूरे 6 महीने 8 महीने में बाद रिजल्ट उसका दिखने लगा, और 1 साल में 50% से भी कम हो गया था वो, हाँ काफी कम हो गया था बस। हाँ, नहीं वो तो अच्छी बात है। इसमें ना हम अप्रोच पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। हम रिजल्ट पे ध्यान ना दे करके इतना, हम अप्रोच कैसे करनी है किस केस में, उस पे अगर हम बात करेंगे, तो कोई केस तो अलग अलग कैटेगरी का आएंगे। जैसे न्यूरोफाइब्रोमा है, तो हाँ न्यूरोफाइब्रोमा बेटा पहले तुम यही जान ले ये बीमारी क्या है, ये रिवर्सल इसका है या नहीं है, या है तो किस रूप में है। भाई सबसे पहले बड़े सर बोलते थे कि सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या डील कर रहे हैं, हम जेनेटिक डिसऑर्डर को डील कर रहे हैं, या फिर हम किसी बॉडी के किसी फिजियोपैथोलॉजी को डील कर रहे हैं, हम क्या डील कर रहे हैं, ये सबसे पहले ड्यूटी बनती है। फिर उस जिसको हम डील कर रहे हैं उसके लिए हमें अप्रोच क्या लेनी है, हमें उसको ध्यान देना है। तो कुछ ऐसे हमें क्लैरिटी करनी है, कोई एक पर्टिकुलर केस को लेकर के ये क्लियर नहीं हो पाएगा ना हमारी तरफ से। तो हमें सिर्फ बात करनी है बड़े सर ने क्या अप्रोच दी है, क्या केस है, और किस केस में कैसी अप्रोच है। बहुत ही डीप चीजें हैं। किसी भी केस को लेकर के हम पूरा क्लियर नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता है बल्कि। तो इसलिए हम अप्रोच सीखें, जब भी सीखें, जब भी बात करें हम अप्रोच पे बात करें, है ना। तो जैसे बॉस मैं हाँ बेटा।
न्यूरोफाइब्रोमा और जो पूरी बॉडी में ट्यूमर लाइपोमा वगैरह लोग लेके आते हैं बॉस, तो मैं उसका अप्रोच और वो पूछना हाँ, चाह तो रही हूँ। लाइपोमा बेसिकली फैटी ट्यूमर है। न्यूरोफाइब्रोमा जो है नर्व के ऊपर वो वॉल है। बता दीजिए। तो ये जेनेटिक हाँ डिसऑर्डर है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। इट इज वेरी वेरी हाँ डिफिकल्ट टू हाँ। रिकवर। हम्म, इसका रिवर्सल इतना आसान नहीं है। हालांकि लाइपोमा को भी बोल दिया गया कहीं कहीं कि लाइपोमा का रिवर्सल भी इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन हम करें तो न्यूरोफाइब्रोमा जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक बात। अब रही बात अप्रोच की। इन केसेस में लाइपोमा के केसेस में ये टिपिकल साइकोटिक केस है, तो इसमें थोरो केस स्टडी ली जाएगी। और इसमें जो बंदे के अंदर जो सिफिलिटिक सिम्टम मिलेगा और सिफिलिस में भी एडवांस सिफिलिस मिलेगा, उससे एंट्री करनी है। अब लाइपोमा के केस में यदि आपने भूल से साइकोटिक रूब्रिक डाल दिया तो ये बिल्कुल सही नहीं होने वाला। कोई भी साइकोटिक केस में साइकोटिक रूब्रिक नहीं डालना। साइकोटिक अगर केस है तो उसमें सिफिलिटिक इंफॉर्मेशन को रूब्रिक बना के वहां से एंट्री करनी है। और सिफिलिस में भी हमारे 7 सिफिलिस हैं। 7 सिफिलिस में डॉक्टर दीपशिखा आप इसको शायद कलेक्ट करेंगे मेरे साथ साथ। जी उसमें जी। भी ये देखना है कि लाइपोमा में भी एग्जैजरेटेड सिफिलिस को लेना है, उसमें परवर्टेड है या उस डिस्टॉर्ट है, डेस्ट्रक्टिव है, हिस्टेरिकल है। वो कौन कौन से हैं? एग्जैजरेटेड, एग्जरेशन, फिर डिस्टॉर्शन। हाँ, एग्जैजरेटेड, डिस्टॉर्टेड, परवर्टेड, डेस्ट्रक्टिव, हिस्टेरिकल हाँ जी। और ऑटोइम्यून और जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हाँ इनमें जी। भी अगर एक लाइपोमा का केस है और यदि उसमें डेस्ट्रक्टिव सिफिलिस मिल रहा है तो हम एग्जैजरेटेड सिफिलिस को नहीं लेंगे वहां। हमें नेक्स्ट वन लेना है। तो ये बड़ा अच्छा पहलू है नीलम। ये और क्लियर होगा और होगा भी आपको। बाकी डिस्कशन में और भी क्लियर होगा, हम लोग आपस में चर्चा जब करेंगे तो हम केस में उस तरह से बढ़ेंगे राइट वे में। तो हम बहुत, मैं अपने आप को कह रहा हूं, आपको मैं नहीं कह रहा हूं, हालांकि हम सब हैं एक ही उसके लेवल के। मैं अपने आप को बता रहा हूं, हमें बड़ी कमी रहती है दीपशिखा कि हमारे जी। केस में सिफिलिस हमें मिला तो हम वहीं अटक जाते हैं कई बार। सिफिलिस में भी किसी के हाँ जी। सेंसेस एक्यूट मिल गए तो हम वो रूब्रिक उसमें बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें वहां ठहर के ये देखना है कि इसमें अगर डिस्ट्रक्टिव सिफिलिस है तो हमें एग्जैजरेटेड को नहीं लेना है, हमें डिस्ट्रक्टिव मोर एडवांस स्टेट ऑफ सिफिलिस लेनी है ना। हाँ जी जी जी। तो ये पूरी केस टेकिंग को पढ़ के उसको एनालाइज करके क्षितिज सर क्या करते थे। क्षितिज सर की बहुत अच्छी यह बात काम आएगी। सबसे पहले बनाते थे, वो कहते थे केस टेकिंग जो कर रहे हो 3 हेडिंग बना लो। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। मरीज में क्या सोरिक इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इसके नीचे लिखो। क्या मरीज में आपको साइकोटिक इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको इस बीच वाले में लिखो। और क्या सिफिलिस मिल रहा है वो सिफिलिस वाले में लिखो। तो 3 कॉलम तो ऐसे बन गए दीपशिखा। जी जी अब जी। अब सिफिलिस में भी हम्म। अब सिफिलिस में भी 7 कैटेगरी बनेंगी हाँ जी। कि सिफिलिस है तो कौन सा। वहां चलो कैटेगरी ना बनाओ, वहां लिख लो सिफिलिटिक इंफॉर्मेशन में लिख लो ये एग्जैजरेटेड है। फिर दोबारा दूसरे सिम्टम को पढ़ो ये डिस्टॉर्टेड है। तीसरा अगर उसमें कोई मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव है, ये ऑटोइम्यून है। तो उस सिफिलिस में भी हम कौन सा पिकअप करेंगे? ऑटोइम्यून वाला। समझ रहे ना। और ये मिक्स मिलते हैं, मिक्स मिलेंगे। किसी सिफिलिटिक केस में जरूरी नहीं है कि केवल एग्जैजरेटेड ही मिले, हाँ जी। मिक्स मिलेंगे। किसी भी पर्सन में उसमें सोरा भी पड़ा होगा, उसमें साइकोसिस भी पड़ा होगा, उसमें सिफिलिस भी पड़ा होगा केस रिकॉर्ड में आपके जो केस टेकिंग ली है। और उसमें भी सिफिलिस की भी डिफरेंट शेड्स पड़ी होंगी। और उनमें से हमें मोर एडवांस या मोस्ट एडवांस को उठाना, वहां से रूब्रिक बनाना है, उसको एंट्री करनी है, फिर उसके डिस्पोजिशन से मिलाना मरीज के। ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा समरी इस तरह से दे पाएंगे हम आज। और अप्रोच पे ज्यादा ध्यान दो हमेशा। अगर हम अपने आप में थोड़ा सा भी बदलाव चाहते हैं क्लिनिक पे, तो आप केसेस में मत उलझिए,
फैसिनेट मत होइए किसी भी केस को, चाहे कितना अच्छा निकल गया हमारे हाथ से या बिल्कुल नहीं निकल रहे, हम निराश ना हो। हम केवल और केवल अप्रोच को मजबूत करते जाएं और 100% मजबूती आनी तय है प्रैक्टिस में, रिजल्ट के मामले में। हाँ, वो बात इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि जिस चीजों की अप्रोच मिल जाती है वो तो निकल, पर जैसे पूरी बॉडी को लेकर उन चीजों में लोग आए हैं बात करने, पर वो चीज समझ नहीं आई, इसलिए मैंने पूछा हाँ आपसे बेटा, कि वो क्या बस उसको समझने के लिए तो पढ़ रहे हैं हम। मैं बिल्कुल विद ड्यू हाँ वो रेस्पेक्ट आपको बताऊं, हमें बहुत ज्यादा काम करना है पिक्चर को क्लियर करने में। सोरा क्या है, साइकोटिक इंफॉर्मेशन क्या है, सिफिलिस क्या है, सबसे ज्यादा इस पे फोकस करिए और सबसे ज्यादा मजबूत करिए अपने आप को इन चीजों के बारे में। हैरिंग्स लॉ के बारे में फिर तो वहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद केस के एनालिसिस की बात सबसे लास्ट में आती है। और हम चूंकि प्रैक्टिशनर हैं तो हम सबसे पहले हमारी कोशिश यही है भाई सबकी के केस पे बात हो जाए। अदरवाइज अप्रोच सीखिए, अप्रोच अप्रोच एंड अप्रोच, और लिटरेचर को पढ़िए। अब बॉस मैं मैंने इतने सारे, एक मिनट बेटा, मैंने इतने सारे जो हेडिंग पढ़े हैं, कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये जो सर इंडेक्स पढ़ने बैठ गए, इसका क्या फायदा, लेकिन ये 100% जरूरी है। इससे एक हमारा क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें क्या क्या मिलने वाला दीपशिखा, है ना। जी जी बॉस, जी बॉस। अपना बेस तैयार करना हम लोगों को। हाँ ठीक है, कुछ कह रहे थे बेटा, बोलो। हाँ बॉस मैं उसमें ये पूछ रही थी कि अभी जैसे ऑर्गेनॉन में या पोटेंसी में एक चीज आई थी कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसमें पोटेंसी लोअर होनी चाहिए। तो मतलब बॉस एक्चुअली पूरी क्लासेस में उस टाइम वो नहीं कर पाती, पर जो थोड़ा थोड़ा ध्यान रहता है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछ रही हूँ कि तो फिर जो एक्यूट केसेस होते हैं हमारे ज्यादातर, फिजियोलॉजी नहीं, वो कब वाइटलिटी होते हैं? बोलिए। फिजियोलॉजी में लो वो नहीं टर्म होती यूज है, वाइटलिटी अगर कहीं है तो वहां हमें डोज का ध्यान रखना है बेसिकली। उसमें भी ये नहीं देखना कि लो पोटेंसी 50 मिलीसीमल की अगर हम दे रहे हैं तो 50 मिलीसीमल की भी वो लो चलेगी, वाइटलिटी डिसाइड करेगी बेटा। एक्यूट केस में भी हाँ यदि वाइटलिटी बहुत कम है तो वहां बिल्कुल हायर डायनेमाइजेशन पे नहीं जाएंगे। हम्म और क्रोनिक केस में अगर वाइटलिटी वाइटलिटी मतलब अच्छी है, पेशेंट मर क्रोनिक, जाता है। हेलो, हाँ बॉस वाइटलिटी मीनिंग क्या होता है? पेशेंट में एनर्जी या हाँ, बहुत ज्यादा बर्न एनर्जी होता है? लेवल, एनर्जी लेवल मान लो, हाँ, डायनेमिक एनर्जी लेवल, बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो फिर वहां पे हाँ अगर एनर्जी अच्छी बॉस है, एक्चुअली वाइटलिटी अच्छी है, तो उन्होंने LM बाई 1 to 6 तो लो बताई थी और 6 अबव हायर बताए थे, तो वहां आप 7 से 8 से 9 LM/10 से चल सकते हो। अगर वाइटलिटी कम है, वैसे उन्होंने ऊपर साइड में जाना तो अच्छा बताया ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोई भी केस है आप लोअर टू हायर जाओ। हाँ लोग मैं ग्रेजुअल इंक्रीज करती हूँ। हाँ चलो ठीक है बेटा, यहीं रुकेंगे फिर बस आज। हाँ ठीक है बॉस, बात ओके, करवा राम राम भाई, सबको सबको नमस्ते, राम राम। राम सबको राम राम सर, राम, सबको राम राम। धन्यवाद। नमस्ते हम सर। लोग को नमस्ते जी, नमस्ते भाई।